ये वाला ओके चैप्टर तो ऑलराइट सर बच्चों, आप अभी स्टार्ट करने लगे हैं सर। ये जो है आपकी बुक में वो कौन से जो है पेज पे है? बेटे ये टाइट्रेशन का है, आप देख सकते हैं इंडेक्स में लिखा हुआ होगा कि आपके पास टाइट्रेशन कहाँ मौजूद है, कैलकुलेशन कहाँ मौजूद है, इसके अलावा सॉल्ट्स के नाम से भी हो सकता है, तो आप देख लीजिएगा। टॉपिक नंबर 3 एक्चुअली मैं आपको कराने जा अच्छा। रहा हूँ आज, जो कि जिसका नाम मैं रखने जा रहा हूँ टाइट्रेशन। ये एक ऐसा आप कह लें कि ये टॉपिक है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए। इसको थियोरेटिकली समझना भी आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसको आपको कैलकुलेटिव ली सॉल्व करना भी बहुत जरूरी है। तो ये किसी भी तरीके से पेपर में आपको देखने को मिल सकता है, तो आपको इसके बारे में आइडिया होना जरूरी है। ठीक है बच्चों, चले मैं आपको दिखाता हूँ जरा एक क्वेश्चन इसका हम निकाल लेते हैं। उस क्वेश्चन को पहले हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, देखते हैं कि आपके पास क्या हो सकता है वो क्वेश्चन। सबसे लेटेस्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे। आज हम ओ लेवल्स का पेपर देखेंगे, क्योंकि उसमें वो बड़ा अच्छा क्वेश्चन मेरे पास लास्ट टाइम मैंने देखा था, तो उसको हम डील करेंगे आज। जरा देखें इसके अंदर टाइट्रेशन का लास्ट टाइम जो क्वेश्चन आया है वो थियोरेटिकल आया है। हम हर दफा प्रैक्टिस करते हैं कैलकुलेटिव की, और ये लास्ट टाइम सर आपके थोड़ा पास जूम इन कर दें पेपर को। बिल्कुल मैं आप उसको डाउनलोड करके अपने पेज पर लिख रहा हूँ ताकि ये जूम हो जाए। ठीक है भाई, सर इसको ये मैं स्टार्ट आइडेंटिफिकेशन ऑफ सॉल्ट्स एंड वो क्या मैं गैसेस के नाम से है ये बुक में, ये वाला आइडेंटिफिकेशन चैप्टर? ऑफ सॉल्ट अलग है बेटा, ये मोल्स के नाम से होगा या तो आपके पास जो है ये सॉल्ट्स के नाम से होगा। ओके सर, मैं देखता हूँ। हम ऑलरेडी कर चुके हैं आइडेंटिफिकेशन। चलें, तो यहाँ आपके पास मैं आपको जरा दिखा दूं थियोरेटिकल क्वेश्चन किस तरह का आया है लास्ट टाइम। तो दिस इज वन ऑफ द क्वेश्चन जो कि आपके पास आया है, तो इसको हमें देखना है। हाँ? तो हियर इट इज द क्वेश्चन। बच्चों नजर आ रहा है, इसको मैं और ज्यादा कॉन्साइज करूं ताकि आप लोगों को नजर आ जाए? अगर आप बोलते हैं तो मैं सर इसको थोड़ा और और कर सर दें। थोड़ा और जूम इन कर दें। पहले मैं इसको और छोटा कर देता हूँ ताकि हमारा ये जब जूम इन हो तो ज्यादा अच्छे से आ जाए हमारे पास। चलें आप देखते हैं कि आपके पास कैसा आ रहा है ये। देखिए जरा, अब मेरे ख्याल से काफी अच्छा आएगा, बेहतर आएगा आप लोगों के पास, राइट? यस सर, नाउ इट जी इज सर, क्लियर। अच्छा आ रहा है, बहुत अच्छा आ रहा है। चलें तो भाई स्टार्ट करते हैं फिर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दिस नाउ टाइट्रेशन। अब देखें ये लास्ट टाइम जो क्वेश्चन आया टाइट्रेशन का वो थियोरेटिकल आया। हम सब इंतजार कर रहे थे कि भाई कैसा क्वेश्चन आएगा, हमारे पास क्वेश्चन आएगा कैलकुलेटिव, और वो आ गया कैसा भाई, आपके पास आ गया उल्टा थियोरेटिकल। तो थियोरेटिकल में कभी कभार बच्चे फंस जाते हैं, जवाब देने में, रीजन देने में फंस जाते हैं। तो लेट्स टॉक अबाउट दिस कि हमें टाइट्रेशन आनी चाहिए। तो टाइट्रेशन हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं सॉल्युबल सॉल्ट्स के अंदर, लेकिन आज हम टाइट्रेशन को जरा देखेंगे कि हमें कितनी आती है। राइट, लेट्स स्टार्ट। अ टाइट्रेशन मेथड कैन बी यूज्ड टू मेक सॉल्युबल सॉल्ट, ये तो हमें पता है, राइट बच्चों? Yes, और sir. इसकी जी खास बात सर, यस सर, बिल्कुल। राइट। इसकी खास बात ये हमें पता है कि बोथ सॉल्युबल। रिएक्टेंट्स सॉल्युबल एंड सर। प्रोडक्ट आर सॉल्युबल। हर एक चीज आपके पास क्या होती है यहाँ? सॉल्युबल। सर प्रोडक्ट इनसॉल्युबल नहीं बनता था? वो प्रेसिपिटेशन मेथड होता है। ओह हाँ। बच्चों आपको मेरी आवाज आ रही है? जी यस सर। सर। सर आ रही है। सॉरी फॉर द इंटरप्शन। एक्चुअली जब जूम अपडेट होता है तो ये ऐसी हरकतें करते हैं। अपडेट होने के बाद इंसान अच्छा हो जाता है, और ये जो है अपडेट होने के बाद ऑकवर्ड हरकतें करना शुरू हो जाता है। चलो खैर है, कोई मसला नहीं है। लेट्स कंटिन्यू। सेकंड पार्ट क्या कह रहा है? स्टूडेंट डज एन एक्सपेरिमेंट टू प्रिपेयर अ प्योर सैंपल ऑफ सर सोडियम आपकी क्लोराइड। स्क्रीन नहीं शो हो रही, नहीं आ रही? हैंग हुई भी। चलें दोबारा शेयर कर क्या देता मुझे हूँ। तो सर मुझे तो सही नजर आ रही है। हैंग नहीं चलें हुई। अब आ रही है? जी सर। जी सर, अब आ A student does an experiment to prepare pure sample of sodium chloride and we know that, बच्चों हमें ये बात पता है कि अगर सोडियम, पोटेशियम या अमोनियम का कोई सॉल्ट बनाना होता है तो हम हमेशा टाइट्रेशन यूज करते हैं। उसकी रीजन क्या होती है? उसकी रीजन ये होती है कि आपके पास भाई
सारे ही सॉल्ट सोडियम पोटेशियम और अमोनियम के सॉल्युबल होते हैं, तो आप कोई सा भी रिएक्टेंट यूज करेंगे वो सॉल्युबल ही होगा, तो इस वजह से मजबूरी इसका जो प्रोसेस होगा आपको टाइट्रेशन ही यूज करना पड़ेगा। तो पार्ट ऑफ द मेथड इज शोन इन द डायग्राम, यू कैन सी दिस इन द फर्स्ट स्टेप the student is making a solution of one of the reactant in the conical flask, and then the second one it is filling the burette, and the third one he needs to do something, and the fourth one it is going to be titration process। तो ये चार अलग अलग मेथड्स हैं, वो इन चार मेथड से रिलेटेड आपको सवाल पूछना चाहता है, तो लेट्स सी कि वो हमसे क्या सवाल पूछ रहा है। The question number 1 is part A is in step 1 the student uses a measuring cylinder to add 25 centimeter cube of aqueous sodium hydroxide to the conical flask, right? State how the accuracy of the experiment could be improved in step 1। आप देख सकते हैं बच्चों, इसको क्या बोलते हैं हम? मेजरिंग सिलेंडर, ठीक है ना। We know that ये जो मेजरिंग सिलेंडर होता है बच्चों, इसके अंदर आपके पास थोड़ी सी डेविएशन होती है, और वो कितनी डेविएशन होती है आपके पास? प्लस माइनस 0.5 सेंटीमीटर क्यूब की आपके पास इसमें डेविएशन हो सकती है, एरर आ सकता है, ज्यादा भी जा सकता है, कम भी आ सकता है। तो वो ये पूछ रहा है कि भाई इसको एक्यूरेट करने के लिए मुझे क्या करना चाहिए। तो बच्चों क्या करना चाहिए हमें? पिपेट सर, पिपेट क्या पिपेट यूज करना चाहिए? ब्यूरेट सर, जी सर पाइपेट यूज करेंगे, हमें सिर्फ पिपेट यूज करनी चाहिए, क्योंकि ब्यूरेट ऑलरेडी बराबर में लगी हुई है, आप देख सकते हैं, तो हमें पिपेट यहाँ यूज करना चाहिए। और वी नो दैट टाइट्रेशन में हमेशा 3 वेरी इंपॉर्टेंट आपके पास इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, और उसमें से एक ब्यूरेट होता है, एक पिपेट होता है और एक कॉनिकल फ्लास्क होता है। ये 3 चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं टाइट्रेशन में। और चौथी चीज जो इंपॉर्टेंट होती है वो क्या होता है? आपके पास कलर चेंज दिखाने के लिए, एंड पॉइंट दिखाने के लिए इंडिकेटर जरूरी होता है। तो राइट नाउ पिपेट इज सर पिपेट ड्रॉपर भी तो यूज करते हैं, पिपेट ड्रॉपर भी तो यूज करते हैं ना सर? हाँ, पिपेट ड्रॉपर तो तभी यूज करेंगे ना तब आप पिपेट यूज कर रहे होगे। वो अगर आपसे पूछेगा व्हाट इज द सेफ्टी प्रिकॉशन फॉर यूजिंग द पिपेट, देन यू वुड गोइंग टू आंसर द पिपेट फिलर या पिपेट बल्ब, ठीक है ना। तो वो पिपेट, अगर मैं सिर्फ पिपेट बल्ब या पिपेट फिलर ले लूं तो पिपेट तो है ही नहीं, तो कहाँ यूज करूंगा उसको मैं? तो मेन चीज तो पिपेट है। ओके सर, वो प्रिकॉशन है पिपेट की। जी बेटे। सर जो ब्यूरेट के ऊपर जो एक बल्ब लगा होता है सर, वो उसको क्या बोलते हैं? ब्यूरेट के ऊपर बल्ब नहीं लगा होता बेटे, बल्ब लगा होता है पिपेट के ऊपर, पिपेट के ऊपर बल्ब होता है, ब्यूरेट के ऊपर थोड़ी ना होता है। ब्यूरेट के ऊपर तो आप देखें क्या लगा हुआ है? फिल्टर फनिल लगा हुआ है, दिस इज फिल्टर फनिल अगर आप देखें तो, राइट। जो टैप वाली होती है ना, आप देखें ये जो टैप जिसमें लगा हुआ होता है वो ब्यूरेट होती है, ठीक है। और जो विदाउट टैप होती है जिसमें सिर्फ एक मार्क होता है, सिर्फ एक मार्क जिसपे होता है, वो पिपेट होती है। सो पिपेट इज गोइंग टू यूज्ड टू इंप्रूव द यू कैन से दैट एक्यूरेसी ऑफ दिस प्रोसेस। तो हम पिपेट यूज कर सकते हैं क्योंकि मेजरिंग सिलेंडर में प्रॉब्लम है। पिपेट इज वन ऑफ द मोस्ट एक्यूरेट apparatus for the measurement of liquid volumes. All right, then the part B is saying describe what the student does in step 2 of the method, include the name of apparatus A। जरा गौर से देख लीजिए क्या पूछ रहा है वो बोल रहा है apparatus A का नाम बताना है और सॉल्यूशन B के बारे में आपने बताना है। तो सॉल्यूशन B के बारे में अगर आपको पता होना चाहिए तो उसके लिए आप जरा देख लें कि वो क्या कह रहा है आपसे। एक और इंपॉर्टेंट चीज जो कि आपको यहाँ फोकस करनी है वो ये है कि उसने यहाँ मेंशन कर दिया कि ही इज यूजिंग 25 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो व्हिच इज द नेक्स्ट you can say that reagent that we need to use over here, this is going to be the solution B। और वो पूछ रहा है आपसे कि ये बिल्कुल HCl होगा, ऐसी है बिल्कुल। we know that बच्चों कि आपके पास जब कभी भी आप लोग क्या करते हो, जब कभी भी आप लोग बना रहे होते हो, क्या आप लोग बना रहे होते हो फॉर सपोज सॉल्युबल सॉल्ट, तो सॉल्युबल सॉल्ट में हम लोग यूज करते हैं क्या? एसिड की प्रॉपर्टीज, एसिड प्रॉपर्टीज यूज करते हैं सॉल्युबल सॉल्ट्स को बनाने के लिए। तो राइट नाउ वी हैव अ क्लोराइड सॉल्ट, तो क्लोराइड सॉल्ट में आपने क्लोराइड वाला एसिड यूज करना है, which is HCl। so this is going to be HCl and this is going to be burette बच्चों। is it right बच्चों? Yes, sir. Yes. Yes, you are right. All clear. That solution B, which is HCl, is going to be added in apparatus A, which is burette, ये हो गया आपके 2 नंबर। तो आपने तो बता दिया उनको कि भाई आप किस में ऐड कर रहे हैं और क्या ऐड कर रहे हैं, 2 नंबर तो हो गए। तीसरा नंबर आपको कैसे मिलेगा? आपको बताना पड़ेगा कि ये हम क्यों कर रहे हैं और हम ये कब तक करेंगे, ठीक है। तो आप बता सकते हैं which is in burette के बाद to measure the initial volume of acid,
राइट बच्चों? इज दैट राइट? एनी प्रॉब्लम टू एनी वन ऑफ यू? ऑल क्लियर? यस सर। ऑल क्लियर सर। चलें तो फिर नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट पार्ट आपसे क्या पूछने जा रहा है, लेट्स सी। नेक्स्ट पार्ट आपसे कह रहा है आइडेंटिफाई व्हाट इज एडेड टू द फ्लास्क इन स्टेप 3। अब उसने एक फ्लास्क के अंदर क्या कर लिया, उसने एसिड, उसके अंदर NaOH डाल दिया, उसने ब्यूरेट के अंदर उसने एसिड डाल दिया। अब दोनों रिएक्टेंट्स आपस में रिएक्ट करने के लिए तैयार हैं, लेकिन रिएक्शन से पहले बच्चों हम क्या चीज उसमें एडिशनल ऐड करते हैं? इंडिकेटर। नहीं, सिर्फ मिथाइल ऑरेंज। आप मिथाइल ऑरेंज आप स्पेसिफिकली नहीं कह सकते हो बेटे, तो वो आपसे सिर्फ आपसे बेसिक नाम पूछ रहा है, वो आपसे जर्नल नाम पूछ रहा है कि आप क्या ऐड करते हो। मिथाइल ऑरेंज क्यों बोलोगे? आपके पास तो 4 इंडिकेटर हैं, थाइमोक्सिलेट, यूनिवर्सल इंडिकेटर, सॉरी, है ना? तो हम एक को स्पेसिफाई नहीं करेंगे, कोई हमें वो पैसे नहीं दे रहा मिथाइल ऑरेंज वाला कि हम उसका नाम ले देंगे। हम जर्नल बात करेंगे कि वी नीड टू ऐड इंडिकेटर। All right. In the next D part, he is saying in step 4, the student adds solution B to the aqueous sodium hydroxide in the conical flask until the end point is reached. End point बोलते हैं कलर चेंज को। जब कलर चेंज आ जाएगा तो आपको पता चल जाएगा कि भाई क्या हो गया, आपके पास रिएक्शन ओवर हो गया, यानी कि ये एंड पॉइंट आ गया, रिएक्शन एंड हो गया। The student records the volume of solution B, वो उसने रिकॉर्ड किया solution B का वॉल्यूम, एंड उसके बाद वो क्या कह रहे हैं, स्टेट हाउ द स्टूडेंट नोस व्हेन द एंड पॉइंट इज रीच्ड। कैसे पता चलेगा एंड पॉइंट रीच हो गया बच्चों? कलर चेंजेस टू न्यूट्रल। यस, कलर चेंजेस की वजह से आपके पास आपको पता चलेगा। वेरी गुड बच्चों। Then the rest of the method involved adding the recorded volume of solution B to another 25 centimeter cube of aqueous sodium hydroxide. The substance added in step 3 of the first titration is not added. We know that कि जब हम इसको पूरा कर लेते हैं तो उसके बाद हम दोबारा से रिपीट करते हैं with the same volume without indicator, just because of this कि हमारे पास इंडिकेटर की impurity सॉल्ट में ना आ जाए। राइट बच्चों? जी सर। Yes, you're right. State why the substance is not added in the next step. क्यों नहीं ऐड करते भाई हम नेक्स्ट स्टेप में? To prevent contaminations. You can say that, to prevent contaminations. Right बच्चों? Yes, sir. Yes, sir, right. All right. जी, And after sir. this, they are saying describe how the student obtained pure dry crystals, pure crystals of sodium chloride from the solution of conical flask. यानी कि अब आपके पास जो solution है conical flask में, वो salt solution आपके पास, वो आपसे कह रहा है कि salt solution से किस तरह से आप निकालोगे crystals। कैसे निकालते हैं बच्चों? Heat filter Sir, heat version. the solution करेंगे फिर उसको saturation point तक। yes sir। वेरी गुड। तो बच्चों हमें ये बात पता है, या हम सॉल्युबल सॉल्ट में बच्चों बार बार लिख चुके हैं, तो हम क्या करेंगे? हीट द सॉल्यूशन टिल सैचुरेशन पॉइंट। आपने सैचुरेशन पॉइंट तक हीट करना है, टिल सैचुरेशन पॉइंट, और उसके बाद आपने क्या कर देना है? लीव इट टू कूल एंड क्रिस्टलाइज। लीव इट टू कूल एंड क्रिस्टलाइज। जब आपके पास क्रिस्टल्स बनना शुरू हो जाएं तो आप उसको क्या करेंगे? वॉश करेंगे। वॉश द क्रिस्टल एंड देन ड्राई। वेरी गुड। वॉश द क्रिस्टल्स विद, अब ये सॉल्युबल सॉल्ट है तो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट बेटा, सॉल्युबल सॉल्ट है तो डिस्टिल वाटर में डालेंगे तो दोबारा डिसॉल्व हो जाएगा। एंड ओके सॉरी। ड्राई बिटवीन द फिल्टर पेपर। ऑलराइट बच्चों? सर मैंने पूछना था वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क और कॉनिकल फ्लास्क में क्या फर्क होता है? वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क और कॉनिकल फ्लास्क में सर देखें, कॉनिकल फ्लास्क जो होता है ना आपके पास कुछ इस तरह से होता है। ये कॉनिकल फ्लास्क है आपके पास, ठीक है ना? आप देखें ये कॉनिकल फ्लास्क पे जो मेजरमेंट भी अगर लिखी हुई होगी तो वो किसी काम की नहीं होगी, क्योंकि वी डोंट नीड टू यूज दिस कि हम मेजरमेंट के लिए यूज करते हैं, या अप्रॉक्सीमेटली मेजर होता है खाली इस पे, अगर वो भी है तो ये टाइट्रेशन दरअसल यूज किया जाता है मिक्सिंग वगैरह के लिए। इसका ऊपर से जो नेक है वो काफी नैरो है, आप देख सकते हैं, इतना भी नैरो नहीं लेकिन नैरो है। इसलिए यूज करते हैं कि कोई भी लिक्विड जब हम इसको मिक्स करें, शेक करें तो बाहर उड़ के ना जाए, नीचे ही शेक हो, ठीक है। उसके अलावा जो आप कह रहे हैं मेजरिंग फ्लास्क, तो उसकी लॉन्ग नेक होती है और बहुत नैरो होती है, बहुत नैरो। उसके बाद वो नीचे से ऐसे होता है, ठीक है, और यहाँ पर एक मार्क लगा हुआ होता है उसके ऊपर। उस पर क्या लगा होता है? मार्क लगा हुआ होता है, ठीक है ना। और इसमें यहाँ पर किसी तरह की ग्रेजुएशन नहीं होती है, क्योंकि उसके अंदर सिर्फ एक मार्क लगा हुआ है। अगर ये 100 सेंटीमीटर क्यूब का है तो यहाँ तक भरने पे ये 100 हो जाएगा, और ये सॉल्यूशन मेकिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आप किसी भी सॉल्यूशन को डाइल्यूट कर रहे हैं तो उसको मेकिंग के लिए आप इसको यूज करते हैं। तो दिस इज स्टैंडर्ड फ्लास्क, यू कैन से दैट
वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क बोल सकते हैं, आप इसको स्टैंडर्ड फ्लास्क बोल सकते हैं, आप इसको मेजरिंग फ्लास्क बोल सकते हैं, और जबकि इसका नाम है कॉनिकल फ्लास्क ओनली। ओके सर, गॉट इट, थैंक यू सर। चले आगे सर पार्ट ई के जो पार्ट 1 है उसके अंदर हम कोई और वर्डिंग इस्तेमाल कर सकते हैं लाइक कंटामिनेशन के अलावा? या टू प्रिवेंट कंटामिनेशन के अलावा आप क्या बोलोगे? आप बोल सकते हो कि टू मेक द प्योर सैंपल ऑफ सॉल्ट, आप ये भी कह सकते हो टू रिमूव द इम्प्योरिटीज ऑफ इंडिकेटर, आप कुछ भी बोलो, बात ये आनी चाहिए, उसकी तय ये होनी चाहिए। ठीक है सर, थैंक यू। चले भाई, उसके बाद आपके पास आ जाता है नेक्स्ट पेपर। मेरे ख्याल से इस नेक्स्ट पेपर के अंदर ये क्वेश्चन होना चाहिए आपके पास कैलकुलेशन बेस्ड। तो देख लेते हैं क्या कोई सॉल्ट का टाइट्रेशन का कैलकुलेशन वाला सवाल बिल्कुल है यहाँ मौजूद है। आप देख सकते हैं कि इस क्वेश्चन को अब हमने सॉल्व करना है, कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन है, इसको अब हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। तो लेट्स सी बच्चों कि टाइट्रेशन का सवाल क्या कैलकुलेशन बेस आप लोग कर सकते हैं या नहीं। तो अब इसको हम सॉल्व करते हैं। तो टाइट्रेशन में आपके पास कैलकुलेशन भी काफी लंबी आती है और बड़ी मजे की कैलकुलेशन होती है ये। इसमें बैक टू बैक आपके पास बन रहे होते हैं कैलकुलेशन, मतलब एक किया दूसरा सॉल्व हो गया, दूसरा किया तीसरा सॉल्व हो गया। तो मुझे तो बहुत पसंद है, और अगर आप एक बार सही करना शुरू हो जाएंगे तो आप सारे क्वेश्चन को फिर सही करेंगे। और अगर बीच में एक मिस्टेक कर दी तो अगर बाकी पार्ट आपने उसके अकॉर्डिंगली सही किए तो ECF भी यहाँ पर आपके पास लग सकता है। सो लेट्स सी द फर्स्ट पार्ट। अब हम इसको यहाँ से स्टार्ट करने लगे हैं, जरा देखते हैं कि ये सवाल आप लोग कैसे सॉल्व करेंगे, इसके बारे में आपको क्या क्या पता हो सकता है। चलें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। आप देखें आपके पास वो क्या कह रहा है आपसे, आप सॉलिड मिक्सचर, जरा गौर से पढ़ें। कोई भी आपके पास ATP का सवाल होता है ना, उसको जरा गौर से पढ़ा करें। ये आपको पूरा प्रैक्टिकल सेटअप करके दिखाते हैं कि फाइंड आउट क्या करना था हमें, और हमने उसके हिसाब से क्या सेटअप एक्सपेरिमेंट का किया। तो अगर प्लानिंग वाले क्वेश्चंस में आपको बहुत अच्छा होना है तो आप इस तरह के जितने भी सवाल होते हैं ATP के, उसको जरा गौर से पढ़ा करें। आपको आइडिया हो जाएगा कि अगर मुझे वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन निकालना है या मुझे फॉर सपोज परसेंटेज प्योरिटी निकालनी है तो मैं कौन सा एक्सपेरिमेंट लगा सकता हूँ, मैं उसको किस तरह से प्लान कर सकता हूँ। तो ये प्लानिंग आपको दी हुई है ऑलरेडी, अगर आप गौर से पढ़ें तो। देखें, अ सॉलिड मिक्सचर कंटेन आयरन 2 सल्फेट एंड सैंड। वो कह रहा है आपके पास एक सॉलिड मिक्सचर है जिसके अंदर आयरन 2 सल्फेट और सैंड मौजूद है। आई स्टूडेंट डिटरमाइन द परसेंटेज बाय मास ऑफ आयरन सल्फेट। अब एक स्टूडेंट है वो चाहता है कि वो आयरन सल्फेट उस मिक्सचर के अंदर कितना है उसकी परसेंटेज मालूम कर ले, तो उसको क्या करना चाहिए। तो आपको खुद ही प्लान करके दिखा रहा है एक्सपेरिमेंट कि आपको क्या क्या करना होगा इसके लिए। ठीक है, द स्टूडेंट मेजर्स द मास ऑफ एम्प्टी बीकर, एक एम्प्टी बीकर का मास मेजर करे। ठीक है, द स्टूडेंट ऐड अ सैंपल ऑफ मिक्सचर ऑफ बीकर एंड देन मेजर द मास ऑफ द बीकर एंड मिक्सचर। अब ये दोनों चीज आ गई, आपके पास मास ऑफ बीकर भी है, मास ऑफ बीकर प्लस मिक्सचर भी है। तो अगर आप इनमें से माइनस करेंगे तो बीकर का मास कट जाएगा और आपको जो मास आएगा वो किसका होगा, सिर्फ और सिर्फ मिक्सचर का होगा। तो बच्चों वो कैलकुलेट द मास ऑफ मिक्सचर यूज्ड, जरा कैलकुलेट करें कितना आएगा। सबट्रैक्ट दिस 19.9 यस 15.96 माइनस 36.02 अगर आप करेंगे तो आपके पास एग्जैक्टली यही आंसर आ रहा है जो आपने बताया, 19.94। So this is 1 mark आपको मिल गया यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट वो क्या कह रहा है, स्टूडेंट ऐड वाटर टू द मिक्सचर इन द बीकर। अब देखेंगे कोई बहुत मुश्किल बात नहीं है, आपको पता है कि उसके अंदर आयरन सल्फेट है एंड ऑल द सल्फेट्स आर सॉल्युबल एक्सेप्ट कैल्शियम, बैरियम एंड लेड। तो आयरन सल्फेट इज सॉल्युबल सॉल्ट। तो इफ यू वांट टू रिमूव आयरन सल्फेट तो आप उसको डिसॉल्व कर सैंड की फिल्ट्रेशन करा सकते हैं। तो वो यही काम करेगा। क्या करेगा वो, स्टूडेंट ऐड वाटर टू द मिक्सचर ऑफ बीकर, iron sulfate dissolve in the water, the sand does not react with water or does not react or even not dissolve in water, so the sand is separated from the aqueous sulfate by filtration। वही किया उसने सब कुछ, ठीक है ना। अब वो आपसे पूछ रहा है सजेस्ट हाउ द स्टूडेंट मेक श्योर दैट नो आयरन सल्फेट रिमेन ऑन द फिल्टर पेपर। अब आपको कैसे पता चलेगा, आप कैसे इसको ऑथेंटिकेट कर सकते हो कि हाँ भाई अब यहाँ पर कोई भी आयरन सल्फेट बाकी नहीं रहा है फिल्टर पेपर के ऊपर, सिर्फ सैंड ही है। कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? सर वो डिसॉल्व हो गया ना। डिसॉल्व तो हो गया, लेकिन अगर कुछ पार्टिकल्स नहीं डिसॉल्व हुए तो आपको कैसे आइडेंटिफाई होगा कि हाँ यार मैंने सारा का सारा ट्रांसफर कर दिया आयरन सल्फेट। डी सर वो थोड़ा सा कलर चेंज होगा वहाँ पे, मतलब नहीं 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 बिल्कुल नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। जल्दी से बता दो, बहुत आसान सी बात है। क्वेश्चन दोबारा बताइएगा। इंश्योरेंस, वो सवाल आप पूछे सजेस्ट हाउ द स्टूडेंट मेक श्योर, कि वो कैसे मेक श्योर कर सकता है इस बात को दैट ऑल द आयरन सल्फेट हैज बीन रिमूव फ्रॉम द फिल्टर पेपर। सर वो उसमें से थोड़ा और पानी गुजार दें। यस क्या गुजारेगा उसके अंदर से भाई,
उसके अंदर से उसको पानी गुजारना चाहिए, उसके अंदर से उसको क्या करना चाहिए, पानी गुजारना चाहिए। सो यू कैन से दैट वॉश द रेजिड्यू, क्या करना चाहिए उसको, वॉश वॉश द रेजिड्यू रेजिड्यू विद वाटर या विद डिस्टिल वाटर, राइट बच्चों। अगर वो डिस्टिल वाटर से उसको ओके सर। मल्टीपल टाइम वॉश, सो यू वुड सी दैट कि आपके पास जो भी अमाउंट होगा आयरन सल्फेट का वो क्या हो गया होगा, डिसॉल्व हो गया होगा। इज दैट राइट बच्चों? सही समझ नहीं आया मुझे। अच्छा देखो ना, आप फॉर सपोज आपके पास मिक्सचर है, ठीक है ना, आपने पानी के अंदर जो है और सैंड का और आयरन सल्फेट का मिक्सचर, उसके अंदर पानी डाल दिया, आपने उसको मिक्स किया। अब ऐसा भी तो हो सकता है ना, कुछ पार्टिकल्स जो हैं आयरन सल्फेट के वो सैंड के अंदर छुप जाएं, तो वो सही से डिसॉल्व ना हो पाए ड्यूरिंग द एडिशन ऑफ वाटर, आपने सही से उसको शेक ना किया, वो डिसॉल्व ना हुए, ये भी तो हो सकता है ना। तो हम क्या करेंगे, हम जब उसको फिल्टर करेंगे ना, तो फिल्टर करने के बाद आपके पास फिल्टर पेपर के ऊपर सैंड आ जाएगी, ठीक है। तो हमें ऐसा लगता है कि यार शायद ये थोड़ा बहुत इसके अंदर क्या मौजूद होगा, आयरन सल्फेट मौजूद होगा, तो हम उसको इंश्योर करने के लिए कि यार हमने सारा आयरन सल्फेट पानी में डिसॉल्व कर दिया है, तो ये जो रेजिड्यू होगा इसको भी हम वॉश कर लेंगे एक बार। सही है, अब बात समझ में आती है? राइट सर। जी सर, क्लियर। चलें आगे चलते हैं। नेक्स्ट आपके पास जो है, आपके पास नेक्स्ट पार्ट आपसे क्या कह रहा है, जरा देख लेते हैं। नेक्स्ट पार्ट आपके पास आ गया, ये कैन सी दिस पार्ट, ठीक है, दिस पार्ट। अब देखिए नेक्स्ट पार्ट में आपसे क्या कह रहा है, आपको ये सवाल और से जरा पढ़ना चाहिए। आपसे वो कह रहा है फॉर सपोज आपके पास क्या चीज मौजूद है बच्चों, जरा गौर से देखिएगा आप लोग इसको। ये आपसे कह रहा है द एक्वस आयरन सल्फेट इज ट्रांसफर फ्रॉम द कॉनिकल फ्लास्क इनटू द वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क। इसमें ट्रांसफर कर दिया बच्चों उसने वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क से, ओ सॉरी कॉनिकल फ्लास्क वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में ट्रांसफर कर दिया। तो जरा मुझे बताइए कि क्यों किया उसने ऐसा। सर टू मेजर द एक्वस सॉल्यूशन। नहीं, देखिए वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में जब भी आप किसी चीज को ऐड करते हैं तो आप वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में आप हमेशा नई कॉन्सेंट्रेशन या डाइल्यूट करने के लिए आप जो है ये काम करते हैं। तो उसने जो ट्रांसफरेंस की है वो जस्ट इसलिए की है कि वो सॉल्यूशन को डाइल्यूट कर सके, वो दूसरा सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन चेंज कर सके, ठीक है। सर तो ये पॉइंट हम लोग मतलब नोट भी कर लेना, क्योंकि आपको पता होना चाहिए, बिल्कुल ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए। वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क के अंदर जब भी डाला जाता है तो डाइल्यूशन के लिए डाला जाता है। आपके पास जो भी आयरन सल्फेट होगा वो उसको डेफिनेटली कुछ डाइल्यूट करके कुछ डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन बनाना चाह रहा होगा। लेट्स सी आगे पढ़ते हैं क्या कह रहा है वो। सजेस्ट हाउ द स्टूडेंट शुड मेक श्योर दैट ऑल द एक्वस आयरन सल्फेट is transferred from the conical flask to the volumetric flask। अब वो पूछ रहा है कि आप ये बताओ कि उसको कैसा पता चलेगा कि आपने जितना भी आयरन सल्फेट था कॉनिकल फ्लास्क में उसको कंप्लीटली ट्रांसफर कर दिया किसके अंदर, कॉनिकल फ्लास्क के अंदर। तो ये एक तरीका है, आपको ये याद रखना है कि जब कभी भी आप कॉनिकल फ्लास्क आपके पास है, आपके पास इस कॉनिकल फ्लास्क के अंदर कोई चीज मौजूद है, ठीक है ना, फॉर सपोज ये आपके पास 25 सेंटीमीटर क्यूब है, आप इसको जब वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क के अंदर कन्वर्ट करोगे तो अगर आपके टीचर्स ने आपको स्कूल के अंदर ये करके दिखाया होगा तो आपको ये बात पता होगी कि यार इसके अंदर से इसको कन्वर्ट करेंगे पहले, तो ये 25 सेंटीमीटर क्यूब इसमें कन्वर्ट हो गया, लेकिन आपको बनाना है 250 सेंटीमीटर क्यूब, यानी कि आपको उसमें फर्दर पानी ऐड करना पड़ेगा। लेकिन वो ये कह रहा है हाउ वुड यू मेक श्योर कि ये वाला 25 सेंटीमीटर कंप्लीटली कन्वर्ट हो गया उसके अंदर। तो आप क्या करेंगे, पहले इसके अंदर आप पानी ऐड करेंगे, ऐड वाटर, आप इसके अंदर पानी ऐड करेंगे, उसको क्या करेंगे सही से वॉश करेंगे और फिर इसको ट्रांसफर करेंगे, ठीक है ना। अभी मुझे ऐसा लगता है क्या यार मतलब? नहीं, ये जो आपके पास 25 सेंटीमीटर क्यूब था उसको आप पानी से वॉश करेंगे ताकि जितना भी आयरन सल्फेट होगा दीवारों पे लगा हुआ, उसकी वॉल्स, कंटेनर की वॉल्स पे लगा हुआ, वो भी उसके अंदर पानी में डिसॉल्व हो और फिर आप ट्रांसफर कर दें उसको दोबारा से किसमें, मेजरिंग सिलेंडर में। और ये वॉशिंग आप मल्टीपल टाइम्स करें, 3 से 4 मरतबा वॉशिंग करें पानी से और उसको ट्रांसफर करते रहें किसके अंदर, मेजरिंग फ्लास्क के अंदर। और अनटिल एंड अनलेस जब तक ये सॉल्यूशन यहाँ तक ना आ जाए आप ये प्रोसेस करते रहें। ओके सर। 3 से 4 बार कर लें आप, तो इससे पता चल जाएगा कि कंफर्मेशन हो जाएगी कि हाँ सारा का सारा कॉनिकल फ्लास्क से कंटेंट ट्रांसफर हो गया है मेजरिंग फ्लास्क के अंदर। So you can simply say that wash the content of conical flask with water, transfer the washings to the flask, right? Or you can say that repeat the experiment more than once, right? So you can say that सर बेटे सर इसका फायदा क्या होता है कॉनिकल टू वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में डालने का? बेटा वो कॉन्सेंट्रेशन बना रहा है, वो आपके पास 25 सेंटीमीटर क्यूब को 250 सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करना चाह रहा है ताकि आपके पास सॉल्यूशन ज्यादा हो जाए। फिर जब आप टाइट्रेशन 3 से 4 मरतबा करेंगे तो आप एक्सेस वॉल्यूम को यूज कर सकें। 25 वाले को आप कितनी मरतबा यूज कर सकते हैं,
15 सेंटीमीटर क्यूब भी अगर 10 सेंटीमीटर क्यूब भी अगर आप यूज करेंगे एक मरतबा पिपेट के जरिए, तो वो मैक्सिमम 3 टाइम्स यूज करना होता है आपने, तो फिर 25 तो यूज नहीं हो पाएगा ना, वो 2 इसलिए बना रहा सर था आप लेकिन उसको। सर लेकिन एक्वस जो हमारा सोल्यूशन है वो बहुत ज्यादा डाइल्यूट नहीं हो जाएगा, मतलब काफी ज्यादा? उसका मसला नहीं है, उसका मसला नहीं है, वो हम कैलकुलेशन कर लेंगे ना, मोल्स के थ्रू हम निकाल लेंगे सारी चीजें। ओके सर। ठीक है, अब आप देखें आपने क्या करना है, वॉश द कॉनिकल फ्लास्क विद वाटर, वॉश द कॉनिकल फ्लास्क विद वाटर, आप इसको पहले पानी से धो लें, और उसके बाद आप क्या करें, आप इस एक्सपेरिमेंट को जो है आप ट्रांसफर कर दें, और इस वॉशिंग को आप ट्रांसफर कर दें किसके अंदर, फ्लास्क के अंदर। ट्रांसफर द वॉशिंग इन मेजरिंग फ्लास्क, या सर ये जो पानी लेते हैं हम वो सारा मतलब डिस्टिल्ड वाटर ही होता है ना, मतलब सारे उसमें? यस, डिस्टिल्ड वाटर लेना इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर आप वो लेंगे मिनरल वाटर लेंगे, या फॉर सपोज आप जो है फॉर सपोज आप लेते हैं टैप वाटर, तो उसके अंदर टैप इम्प्योरिटीज, वाटर। so we need to avoid the impurities, right? ओके सर, राइट। Repeat this more than once. All right बच्चों, अब वो कह रहा था Yes, solution in sir. the class is made up to, जी बेटे, How do we know if it is a strong base or a weak base? Because usually वो paper 6 में पूछता है कि उसकी pH number बताएं. अच्छा अभी उसको छोड़ें, अभी ये वाला सवाल पूरा करते हैं, फिर आपके सवाल का जवाब देते हैं, सही है? चलें, अब आपके पास यहाँ पर है द सॉल्यूशन इन द वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क इज मेड अप टू 500। अब देखो मैं 250 कर रहा था, उसने कितना बनाया, सॉल्यूशन को डाइल्यूट करके 500 तक बना लिया। ठीक है, तो अब जब सॉल्यूशन बना रहे हैं आप, तो उसको आप जो है उस वक्त आप मेजरिंग फ्लास्क यूज करते हैं। ठीक है, जैसे सॉल्यूशन आर, उसको वो क्या कह रहा है, 500 सेंटीमीटर क्यूब FeSO4 के सॉल्यूशन को वो क्या कह रहा है, आर कह रहा है। ठीक है, द स्टूडेंट यूजेस अ पिपेट टुगेदर with another piece of apparatus to place 20 centimeter cube of R into the conical flask। वो कह रहा है apparatus उसने क्या यूज किया होगा पिपेट के साथ कि वो 20 सेंटीमीटर क्यूब R को conical flask में कन्वर्ट कर सके, क्या यूज किया होगा बच्चों? पिपेट बल्ब। सर फनल। तो पिपेट फिलर होता है बेटा, पिपेट के साथ पिपेट फिलर यूज होता है, पिपेट को फिल करने ओके वाला, इसको आप बोल सकते हो पिपेट बल्ब भी बोल सकते हो। फनल हम यूज करते हैं तब जब हम कोई चीज ट्रांसफर कर रहे होते हैं बीकर से या किसी भी चीज से ब्यूरेट के अंदर, ब्यूरेट के अंदर ट्रांसफॉरेशन के लिए आप यूज करोगे फनल, अदरवाइज अगर पिपेट से कोई चीज आप ट्रांसफर कर रहे हो तो उसके लिए आप पिपेट बल्ब यूज करो। ऑलराइट, ओके सर, ओके सर। अब नेक्स्ट इज सेइंग द स्टूडेंट ऐड excess dilute sulfuric acid to the conical flask, solution T is 0. अब वो ये बता रहा है आपको कि सॉल्यूशन T क्या चीज है, सॉल्यूशन T आपके पास क्या चीज है जरा देखें, सॉल्यूशन T is 0.0200 मोल पर डेसीमीटर क्यूब पोटेशियम मैग्नेट 7। अब पोटेशियम मैग्नेट 7 क्या चीज है बच्चों, पोटेशियम मैग्नेट 7 आपके पास एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। व्हाई वी आर यूजिंग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ओवर हियर, क्योंकि आपके पास क्या चीज मौजूद है, आयरन 2+ के आयंस मौजूद है आयरन सल्फेट में, तो दे कैन ऑक्सीडाइज टू फॉर्म आयरन 3 आयंस, और जो ऑक्सीडाइज हो सकता है वो कहलाता है रिड्यूसिंग एजेंट। तो रिड्यूसिंग एजेंट को टाइट्रेट करने के लिए आपने हमेशा क्या यूज करना है, पोटेशियम मैग्नेट यूज करना है, और जब आप पोटेशियम मैग्नेट यूज करते हो तो इसका अपना कलर पर्पल होता है, तो इसका अपना ही कलर चेंज आपको नजर आएगा। सो इन दिस वी डोंट नीड इंडिकेटर, आपके पास जो है इंडिकेटर की जरूरत नहीं है। यहाँ पर KMnO4 इटसेल्फ वर्क करेगा, इटसेल्फ वर्क एज इंडिकेटर, ये यहाँ पर आपके पास इंडिकेटर के तौर पर वर्क करेगा, वर्क एज इंडिकेटर। ऑलराइट बच्चों, yes, Yes, sir. अब आप देखिए द प्रॉब्लम इज दिस कि हमें पता कैसे चलेगा कि आपके पास बच्चों कि कलर चेंज कैसे आएगा। ये वही, अगर आपको याद हो तो मैं आपको जब कलर चेंज की पढ़ा रहा था एक स्लाइड, तो उस वक्त मैंने आपको बताया था कि जो चीज ब्यूरेट के अंदर होती है वो बाद में आती है, जो चीज ब्यूरेट के अंदर होती है वो कॉनिकल फ्लास्क के अंदर बाद में ऐड की जाती है। तो जो भी चीज आपके पास ब्यूरेट में होगी उसका कलर बाद में आएगा। ऑलराइट, तो अभी आप देखें कि उसने क्या किया है, उसने पिपेट आउट किया है क्या, आयरन सल्फेट, यानी कि कलरलेस सॉल्यूशन या ग्रीन, लाइट ग्रीन कलर सॉल्यूशन आपने पिपेट आउट किया है, जबकि KMnO4 वो कह रहा है कि उसने कहाँ रखा है, ब्यूरेट में रखा है। ठीक है ना, आप देख सकते हैं सॉल्यूशन T को फिल अ ब्यूरेट विद T, उसने लिखा हुआ है यहाँ पर फिल अ ब्यूरेट विद T, run the T into the conical flask until the end point reaches. Now solution T reaches with the iron reacts with
the iron 2 sulfate in the conical flask. Iron 2 sulfate is a reducing agent, वो भी उसने खुद ही बता दिया. State the color change in the conical flask at the end point of the titration. तो initially आपके पास कलर कैसा होगा बच्चों, उसके अंदर कलरलेस होगा, आयरन सल्फेट वहां मौजूद है. अब आप ऐड कर रहे हो पर्पल कलर का, क्या पर्पल कलर का आप एक लिक्विड ऐड कर रहे हो which is KMnO4, तो पर्पल कलर ना लिखना, आप इसमें कलर लिखोगे कलरलेस टू पिंक, क्योंकि स्लाइटली सा कलर चेंज भी आ जाएगा ना, स्लाइटली सा कलर चेंज भी आ जाएगा तो हम वहीं रोक देंगे प्रोसेस को, वही एंड पॉइंट होगा. आप पर्पल कलर का इंतजार करेंगे तो ये बहुत दूर हो जाएगी, बात बहुत दूर हो जाएगी, यानी कि बहुत ज्यादा जब तक KMnO4 डल चुका होगा. ऑलराइट बच्चों. सर लेकिन पोटेशियम मैग्नेट 7 तो मतलब डार्क पर्पल कलर का वो है ना लिक्विड, तो सर जब हम उसको ब्यूरेट से डालते हैं उसमें कॉनिकल फ्लास्क, तो सर उसका कलर मतलब जो सोल्यूशन का कलर है वो पिंक हो जाएगा, मतलब कहने का मतलब ये है. क्योंकि डार्क पिंक कलर को आप डाल भी तो ड्रॉप वाइज रहे हो ना, आप जब ड्रॉप वाइज डाल रहे हो तो जाहिर सी बात है कि वो आइस साइज से ही कलर आएगा. आप ये थोड़ी कि ना बॉटल्स की बॉटल्स भर के डाल रहे हो तो एकदम से पर्पल कलर नहीं आता, ड्रॉप वाइज डाल रहे हो, स्लाइटली तक जैसी पिंक होगा आप वहीं रोक देंगे. ठीक है, ठीक है सर, समझ गया. चलिए नेक्स्ट आपके पास आ जाता है इसकी कैलकुलेशन. अब ये स्टार्ट करने ही वाले हैं, तो उसके अंदर आपके पास सबसे इंपॉर्टेंट चीज है मेजरमेंट ऑफ द वैल्यूज ऑफ ब्यूरेट. अब ब्यूरेट की वैल्यूज को मेजर करना सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है. तो जरा देख लें बच्चों कि हमने इसको किस तरह मेजर करना है. जस्ट लुक एट ओवर हियर एवरी वन ऑफ यू. आपके पास यहाँ पर क्या कह रहा है, वो आपसे कह रहा है द स्टूडेंट डज 3 टाइट्रेशन. उसने 3 टाइट्रेशन किए हैं. द डायग्राम शो पार्ट ऑफ द ब्यूरेट with the liquid levels at the beginning at the end of the titration. You can see this कि ये पहला प्रोसेस उसने किया, फिर ये दूसरी मर्तबा उसने किया, फिर ये तीसरी मर्तबा उसने किया. ठीक है ना. पहला वाला हमेशा इनिशियल होगा, तो ये हो गया आपके पास इनिशियल, ये हो गया फाइनल, ये हो गया इनिशियल, ये हो गया फाइनल, ये हो गया इनिशियल, ये हो गया फाइनल. ठीक है, आपने ये बात देखनी है. खाली यहाँ पर गौर से जो गलती आमतौर पर बच्चे ये करते हैं वो मुझे ये नजर आती है कि वो उल्टा लिख देते हैं. यहाँ पर वो 39.1 की जगह पर वो कुछ और ही लिखेगा, वो ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करेगा, वो लिखेगा 38.9. तो आपने याद रखना है, देखो 40 नीचे है, 39 ऊपर है, तो भाई 39 से 40 की तरफ जा रहे हो तो पहला पॉइंट जो होगा वो आपके पास 39.1 होगा. तो ये चीज बस आपने यहाँ पर याद रखनी है कि रीडिंग जो है यहाँ पर नीचे की तरफ बढ़ रही है, तो बस ये देखना है यहाँ पे. और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो बच्चे जल्दबाजी में गलत कर देते हैं वो क्या होती है, वो ये होती है कि यहाँ पर इनिशियल ब्यूरेट की जो रीडिंग है वो नीचे लिखी है, बच्चे जल्दबाजी में ऊपर लिख देते हैं. तो आपने याद रखना है इनिशियल वाला नीचे लिखेंगे. देखिए पहली वाली 0 है तो मैंने नीचे लिख दी, और जो फाइनल रीडिंग है इट इज 26.8 समवेयर, मैं ऊपर. इसी तरह इनिशियल रीडिंग यहाँ पर देखें आपके पास कितनी है 12.4, तो ये मैं नीचे लिखूंगा. और ये जो रीडिंग है फाइनल रीडिंग व्हिच इज 38.4 आई थिंक, कितनी है बच्चों, यही है 1 2 3 4 38.4. जी सर, ऊपर लिखूंगा. यहाँ इनिशियल रीडिंग आप देखें कितनी है 12.3 है बच्चों, और फाइनल रीडिंग आपके पास कितनी है 39.1 है, तो ये मैं ऊपर लिखूंगा. तो बच्चों जल्दी से इसका जरा डिफरेंस निकाल लेते हैं. पहले वाले का डिफरेंस तो आपके पास सेम ही आएगा व्हिच इज 26.8, राइट बच्चों. दूसरे वाले का डिफरेंस कितना आ रहा है 26. तीसरे वाले का डिफरेंस कितना आ रहा है आपके पास 26.8. तो अब ये आपको डिफाइन कर रहा है कि कौन सी 2 वैल्यूज आपके पास सही हैं. बताएं कौन सी 2 वैल्यूज सही हैं बच्चों. फर्स्ट एंड थर्ड. यस, जिसमें लीस्ट डिफरेंस है, जिसके अंदर लीस्ट डिफरेंस होता है वो सही वैल्यूज होती हैं. तो अगर ये 0.1 का डिफरेंस भी होता या 0.2 का भी डिफरेंस होता तो चलता. 0.2 से बड़ा डिफरेंस नहीं होना चाहिए. ठीक है ना. तो 0.1 का भी होता तो चलता, 0.2 का भी होता तो चलता, 0.15 का भी होता तो चलता, लेकिन इससे बड़ा डिफरेंस जो है वो जो है काबिल कबूल नहीं है, वो आपको दोबारा करना पड़ेगा फिर एक्सपेरिमेंट. ठीक है, अब इसका एवरेज निकालते हैं. तो एवरेज कैसे निकालते हैं, दोनों वैल्यूज को प्लस करते हैं और प्लस करने के बाद वो क्या कर देते हैं 2 से डिवाइड कर देते हैं. अभी दोनों ही वैल्यूज सेम है तो आंसर आपके पास सेम आएगा. इज दैट राइट बच्चों. सर मेरा एक सवाल है कि हम ये टाइट्रेशन को 3 दफा क्यों करते हैं. 3 दफा इसलिए करते हैं ताकि हम इंश्योर्ड हो जाएं कि हाँ यार हमने प्रोसेस जो किया है वो हमने ड्रॉप बाय ड्रॉप ऐड जो किया है हमसे एक्सेस KMnO4 या कोई भी रिएजेंट जो हम ब्यूरेट से डालें वो गए तो नहीं. हम 3 बार करें. आप देखो इस वाले के अंदर ये बात डन हो गई है कि इसके अंदर जो हमने कलर मैच चेक किया है वो सही नहीं हो रहा था, यानी कि वो कम वैल्यू पे हम सेटिस्फाइड नहीं हो रहे. 2 वैल्यूज हमें ये बता रही है कि यार 2 बार हमने जो किया है वो सही आ रही है, तो ये 2 वाली चीज सही है, 1 वाली चीज गलत है. 26 में मैंने शायद गलत कलर चेंज नोट कर लिया था, या थोड़ी देर मैंने उसको रखा होगा तो वो कलर वापस से गायब हो गया होगा. सही है. ऐसा भी होता है जब आप ऐड कर रहे होते हो तो ऐड करने के बाद वो कलर आना शुरू होता है और फिर वो गायब हो जाता है, फिर कलर आना शुरू होता है फिर वो गायब हो जाता है. तो उससे ये होता है कि कभी कभार हम लोग समझते हैं कि यार बस हो गया और हम उसको हट छोड़ देते हैं, लेकिन थोड़ी बार अगर आप देखो तो वो कलर गायब हो जाता है. तो हमें परमानेंट कलर चाहिए. ठीक है बच्चों. सर.
चलें तो फिर आगे चलते हैं बच्चों। ये आपके पास आ गया, तो ये किस चीज की वैल्यू आई है भाई? ये आपके पास आया है वॉल्यूम ऑफ ब्यूरेट। ये आपके पास क्या है बच्चों? वॉल्यूम ऑफ ब्यूरेट। और वॉल्यूम ऑफ ब्यूरेट में हमारे पास क्या था? ब्यूरेट के अंदर हमने भरा था KMnO4। ब्यूरेट के अंदर हमने क्या भरा था बच्चों? KMnO4 भरा था। और उसकी हमें कॉन्सेंट्रेशन भी बता, देखिए उसके पीछे हमें बताई गई है 0.02 हमने जो है यूज किया था KMnO4। तो आप यहाँ लिख सकते हैं कि भाई कॉन्सेंट्रेशन भी हमें पता है मोल पर डेसीमीटर क्यूब किसकी? KMnO4 की। और वॉल्यूम भी हमें पता चल गया है, तो अब हम मोल्स इजीली निकाल सकते हैं इसके। तो आ जाए, चलो भाई इसके मोल्स निकाल लेते हैं। इसके मोल्स जब आप निकालेंगे तो मोल्स कैसे आएंगे? जरा लेट्स सी। वही फॉर्मूला हमने मोल्स वाला यूज करना है इसके अंदर। ठीक है भाई, ये आ सर ये गया आपके। क्लास के आप बिल्कुल आखिर में आपसे ये पेपर 4 का फॉर्मेट बता देंगे? बिल्कुल बताते हैं, बिल्कुल बताते हैं, डोंट वरी, आप उसके लिए परेशान ना हो। चलें अभी इसकी ओके बात सर। करते हैं। क्या कह रहा है? सॉल्यूशन टी, अब वो खुद ही बता रहा है, हमें पीछे देखने की जरूरत नहीं है। सॉल्यूशन टी इज 0.02 मोल पर डेसीमीटर क्यूब। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पोटेशियम मैग्नेट 7 इन द एवरेज वॉल्यूम ऑफ टी। वो भी बता दिया उसने, सब कुछ तो उसने बता दिया। अब बचा ही क्या आपके पास? कॉन्सेंट्रेशन वाला फॉर्मूला लगाना है। नंबर ऑफ मोल्स इज ऑलवेज इक्वल टू द कॉन्सेंट्रेशन इनटू वॉल्यूम। और अगर वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब में हो तो यू मस्ट नीड टू डिवाइड इट बाय 1000। तो बच्चों कॉन्सेंट्रेशन कितनी है? वी नो दैट 0.0200 मोल पर डेसीमीटर क्यूब। वॉल्यूम कितना है? 26.8। तो 26.8 आपके पास सेंटीमीटर क्यूब में है। तो आप क्या करेंगे? इसको डिवाइड बाय 1000 करेंगे। तो 26.8 डिवाइड बाय 1000, जरा चेक करो बच्चों कितने मोल्स आ गए आपके पास। फाइव 0.36 10 raised to the power -4। ये आ रहा है बच्चों? अच्छा, बच्चों का सवाल आमतौर पे ये होता है कि सर हम अगर इसको एक्सपोनेंशियल की पावर में लिखेंगे तो क्या एक्सेप्टेबल होगा एग्जाम में? बिल्कुल एक्सेप्टेबल होगा, आप इसको लिख सकते हैं और आप इस तरह आंसर लिखेंगे तो वो एक्सेप्टेबल होगा एग्जाम में। अदरवाइज अगर आप सिंपल कैलकुलेटर से कर रहे हैं तो आपके पास आंसर के कुछ इस तरह से होना चाहिए। ऑलराइट बच्चों, यस। उसके बाद आप देखें कि वो आपसे बता रहा है आपको कि भाई आपको ऑलरेडी रिलेशन बता रहा है, इक्वेशन नहीं गिवन। इक्वेशन गिवन होती है तो फिर वो रिलेशन नहीं बताता आपको। अभी वो रिलेशन खुद बता रहा है क्योंकि इक्वेशन गिवन नहीं है। वो कह रहा है 1 मोल ऑफ पोटेशियम मैग्नेट रिएक्ट्स विद 5 मोल्स ऑफ आयरन सल्फेट। तो जरा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आयरन सल्फेट निकाल दो भाई 20 सेंटीमीटर क्यूब में। तो आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे रिलेशन लगा लेते हैं भाई आयरन सल्फेट के साथ, किसका? KMnO4 का। जब आप रिलेशन लगाओगे तो आपको पता है कि 1 मोल 5 मोल से मिल रहा है। तो अगर मेरे पास अभी 0.305 से इस तरह का कुछ हमारे पास कंडीशन है तो इसके मोल्स कितने होंगे? वी जस्ट नीड टू स्टैंड इट ओवर हियर, स्टैंड इट ओवर हियर। वी नीड टू मल्टीप्लाई 0.000536 विद 5। तो मेरे पास आंसर कुछ आ जाएगा इस तरह, आप लिख सकते हैं 2.68 10 raised to the power -3। और अगर आप चाहें तो इसको लिख सकते हैं 0.00268। ऑलराइट बच्चों? यस सर। अच्छा देखो, सबसे इंपॉर्टेंट बात है इस बात को समझना कि ये वाला पॉइंट हमें समझ में नहीं आता। ये जो हमने मोल्स निकाले हैं ये हमने कितने में निकाले हैं? 20 सेंटीमीटर क्यूब में। ये बात हमें समझ में नहीं आती, ये कहां से आई 20 सेंटीमीटर क्यूब? तो अगर आपको याद हो इन द स्टार्ट ऑफ द रिएक्शन आपने पिपेट आउट जो किया था आयरन सल्फेट, वो आपने 20 सेंटीमीटर क्यूब किया था फ्रॉम 250 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन। 250 सेंटीमीटर, सॉरी 500 था हमारे पास। 500 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन था, उसमें से आपने 20 सेंटीमीटर क्यूब निकालकर फ्लास्क में डाला और फिर उसको टाइट्रेट कराया। तो आपके पास ये जो नंबर ऑफ मोल्स आए हैं ये आपके पास आए आयरन सल्फेट के, तब जब आपके पास 20 सेंटीमीटर क्यूब क्या था? आपके पास सॉल्यूशन था। अब आपको 500 में निकालना है। तो आप बोलोगे भाई 20 सेंटीमीटर क्यूब में मेरे पास मोल्स हैं कितने हैं? 0.00268। तो 500 में कितने होंगे ये आपने निकालना है। x, इसको यहाँ भेजो, इसको यहाँ भेजो, क्या बन जाएगा आपके पास? आपके पास बन जाएगा 500 डिवाइड बाय 20। आप इसको जरा करा लें, 500 डिवाइड बाय 20 मल्टीप्लाई बाय 0.00268। तो आपके पास आंसर आ गया कितना? आपके पास आ गया टोटल मोल्स 250 के अंदर और 500 के अंदर 0.067 मोल्स। ऑलराइट बच्चों? यस सर। अब आपके पास टोटल मोल्स आ गए तो अब आप टोटल मास भी निकाल सकते हो उस पूरे मिक्सचर के अंदर जो आपके पास आयरन सल्फेट का मास था वो भी आप निकाल सकते हो। वो कैसे निकालोगे? वी नो दैट मास अगर हमें निकालना होता है तो हम मोल्स को mr से मल्टीप्लाई करा देते हैं। तो मोल्स ऑलरेडी हमारे पास हैं 0.067, mr उसने ऑलरेडी हमें दिया हुआ है 152। तो हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करा के क्या निकाल सकते हैं? मास निकाल सकते हैं, जो कि मेरे पास कितना आ रहा है? 10.184। ठीक है, आपकी मर्जी है सर इसको आप एटीपी के पेपर में वो पीरियोडिक टेबल नहीं देते ना?
नहीं बेटे, ATP में periodic table नहीं होता है, आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं। Now use your answer to A and J। वो देखो बता रहा है A को यूज करो और J को यूज करो ताकि आपके पास आ जाए परसेंटेज ऑफ आयरन सल्फेट इन मिक्सचर। तो देखो कितना मास था भाई A के अंदर हमारे पास 19.94, तो टोटल मास जो था हमारे पास वो क्या था 19.94। उसके अंदर से आयरन सल्फेट कितना निकला हमारे पास 10.2 मल्टीप्लाई बाय 100। तो इस तरह हम आयरन सल्फेट की क्या निकाल सकते हैं, परसेंटेज निकाल सकते हैं। तो जरा बच्चों चेक करो कितनी परसेंटेज आ रही है, मेरे पास आ रही है समवेयर 51%। चेक करो आप अपना। जी सर इतनी आ रही है। इतनी आ रही है बच्चों? एनी प्रॉब्लम टू एनी वन ऑफ यू? सर 19.94 कैसा आया? बेटा ये टोटल मास था ना मिक्सचर का, जिसके अंदर सैंड भी मौजूद थी आपके पास, तो टोटल को नीचे रखते हैं ना। ओके सर ओके। इज दैट क्लियर एवरी वन ऑफ यू? एनी प्रॉब्लम? यस सर क्लियर। चलिए, तो इस तरह से आपके पास टाइट्रेशन का सवाल आ सकता है। मैंने आपको डिफाइन कर दिया है कि वो थ्योरेटिकल भी पूछ सकता है आपसे। थ्योरेटिकल के बारे में वो एक अच्छा क्वेश्चन था जिसमें सब कुछ डिफाइन हुआ था, तो मैंने उसको एग्जांपल के तौर पे यूज किया। सर यहाँ पर वो कैलकुलेटिवली आपसे पूछ सकता है। किसी बच्चे को टाइट्रेशन से रिलेटेड कोई सवाल है तो पूछे। सर जी बेटे। सर न्यू सिलेबस के मुताबिक भी इतना बड़ा आ सकता है टाइट्रेशन का क्वेश्चन? जी बिल्कुल, मैं आपको बता रहा हूँ इसके बारे में, डोंट वरी अबाउट दैट। और किसी का कोई सवाल टाइट्रेशन से रिलेटेड बच्चों? सर जी बेटे। इक्विवेलेंट पॉइंट क्या होता है सर टाइट्रेशन में? आपके पास इक्विवेलेंट पॉइंट आप कहते हैं उसको, जैसे फॉर सपोज ये आपने यहाँ पर क्या किया है, आपने यहाँ टाइट्रेशन 3 मरतबा किया ना, ये 3 मरतबा करने के सीन ये होता है कि यार कहीं मिलता जुलता पॉइंट आपके पास आ जाए, करीब करीब पॉइंट आपके पास आ जाए ना। जैसे पहली मरतबा आपने टाइट्रेशन की तो वॉल्यूम जो यूज हुआ वो 26.8 यूज हुआ, और दूसरी मरतबा जब टाइट्रेशन की तो वॉल्यूम 26 यूज हुआ। ये करीब करीब तो नहीं आया, ये बहुत दूर दूर है, तो इसको इक्विवेलेंट पॉइंट नहीं बोलेंगे। ठीक है? ठीक है सर। और सर एंड पॉइंट क्या होता है? एंड पॉइंट होता है जब आपके पास कलर चेंज आता है। जैसे फॉर सपोज अभी आपने पीछे किया था ना, जैसे आप क्या कर रहे हो, आप रिएक्शन कर रहे हो, आपने इंडिकेटर डाला, इंडिकेटर डालने के बाद आपने देखा मिथाइल ऑरेंज का कलर रेड से क्या हो गया आपके पास, येलो हो गया। तो जैसे ही वो कलर चेंज होगा आपने स्टॉप कर देना, आपने फर्दर आपने ब्यूरेट से किसी भी चीज को ऐड नहीं करना है, एसिड को या एल्कली को, तो आप समझ जाएंगे कि यहाँ रिएक्शन खत्म हो गया, दिस इज द एंड ऑफ द रिएक्शन, दिस इज एंड पॉइंट व्हेनेवर द कलर चेंज। राइट? सर मेरा भी एक सवाल है। जी बेटे। सर मेरा सवाल ये है कि जब हम लोग यानी जब एंड पॉइंट रीच हो जाता है, तो सर उसके बाद जो सोल्यूशन का पीएच होता है सर, वो सर न्यूट्रल होता है ना, क्योंकि वो जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है ना। ये डिपेंड करता है आपके पास कि आप एसिड बेस्ड टाइट्रेशन कर रहे हो या आप ये रेडॉक्स टाइट्रेशन कर रहे हो। अगर आप देखें पहला वाला जो क्वेश्चन था ये आपके पास जी क्या सर था, बिल्कुल। पास जो है एसिड बेस्ड टाइट्रेशन था, और दूसरा वाला जो सवाल था वो रेडॉक्स टाइट्रेशन का था। तो इट कैन ओके सर। बट सॉल्ट अगर बन गया, सॉल्ट और वाटर, तो डेफिनेटली आपके पास क्या होगा, आपके पास न्यूट्रल पीएच होगी। और अगर कोई चीज एक्सेस है उसके अंदर, जैसे आपने एसिड एक्सेस कर दिया, तो डेफिनेटली आपके पास पीएच जो है एसिड के ऊपर डिपेंडेंट होगी। तो सर ये जो रिडॉक्स वाली जो टाइट्रेशन है सर, तो सर इसमें क्या मतलब हमको मतलब वो जो पीएच वाली वैल्यूज हैं वो हमको मतलब जो है पूछ सकता है पेपर में? नहीं, वो क्यों या फिर पूछेगा नहीं? आपसे? तो पता है कि उसने रिडॉक्स रिएक्शन के चैप्टर में आपसे पीएच की बात की नहीं, तो आपसे क्यों पूछेगा? ओके सर ओके। ठीक है बच्चों, किसी का हो गया और सवाल टाइट्रेशन से रिलेटेड? सर मेरा टाइट्रेशन से रिलेटेड नहीं है, लेकिन ये पॉसिबल होगा कि आप काइंडली इसका ईयर बता दें प्लीज? बेटा इसका एयर जो है, ये वाला जो क्वेश्चन है आपके पास, एक तो जो है मेरे ख्याल से देख लेते हैं इसको। ये क्वेश्चन ये जो अभी हमने कैलकुलेशन वाला किया है, ये अक्टूबर नवंबर 21 का क्वेश्चन था। और इससे पहले वाला मेरे ख्याल से आपके पास सबसे टॉप ऑफ द लिस्ट वो जो था आपके पास, ये था मई जून 2021 का। सर ये आप बुक में से भी कराएंगे फ्यूचर में? बुक में से आप कर सकते हैं बेटे, बुक के अंदर सारे सवाल मौजूद हैं, इसी तरह के मौजूद हैं। आप 2 सवाल करेंगे, तीसरी मरतबा आपको याद हो जाएगा कि किस तरह करना है इसको। सेम पैटर्न पे होंगे सवाल। ठीक है सर। भाई आप कोशिश करें, कहीं फंसते हैं तो मुझे मैसेज कर सकते हैं, आई विल डेफिनेटली आंसर यू कि आपको इसमें क्या करना चाहिए। ठीक है बच्चों?